हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं यूपी टेट और सुपर टेट का बाल विकास का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? ऑप्शन ए व्यवहारात्मक सिद्धांत, ऑप्शन बी सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन सी विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत या ऑप्शन डी विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जो कि अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। आइए जानते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को बंडूरा ने 1969 से 71 में दिया। इनके अनुसार व्यक्ति अवलोकन, नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। तो इनका जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, तो इसमें इन्होंने बताया कि व्यक्ति अवलोकन मतलब किसी को देख करके, उसकी नकल करके या उसके आदर्श व्यवहार को अपने में अपना करके ही सीखता है। ठीक है। समाज द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना और वर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। और ये जो है इनका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। तो इसे याद रखिएगा। और इनका जो ये सिद्धांत है, ये ध्यान, स्मृति और प्रेरणा तीनों की संयोजित कड़ी कही जाएगी, या संयोजित रूप से इन तीनों को एक में सम्मिलित करता है। क्योंकि जो इनका बंडूरा का जो प्रयोग था, इन्होंने क्या किया कि एक बालक को बेबी डॉल दिया, ठीक है, और उसे 3 प्रकार की मूवी दिखाई। पहली मूवी जो उसे दिखाई वो सोशल वैल्यू या सामाजिक मूल्यों पर आधारित थी, जिसे देखकर बालक में क्या हुआ, उस बेबी डॉल के साथ वो सामाजिक व्यवहार करने लगा, सोशल बिहेवियर करने लगा। ठीक है। उसके बाद उसको जब दूसरी मूवी दिखाई गई तो वो प्रेम पे आधारित थी, जिसे देखकर बालक के अंदर स्नेह आया और वो बेबी डॉल से प्यार से उसे सहलाने लगा, उसे प्यार करने लगा। और जब उसे तीसरी मूवी दिखाई गई तो हिंसात्मक वायलेंस मूवी दिखाई गई, जिसे देखकर बालक गुड़िया की गर्दन को तोड़ देता है। तो इससे बंडूरा ने ये निष्कर्ष निकाला कि छोटे बच्चों को ये समझ नहीं होती है कि उन्हें क्या सीखना है या क्या नहीं सीखना है। इसलिए बच्चों के सामने हमेशा कैसा व्यवहार करना चाहिए, आदर्श व्यवहार करना चाहिए। सामाजिक अधिगम सिद्धांत में इन्होंने ये ध्यान, स्मृति और प्रेरणा, इन तीनों चीज़ों को सम्मिलित किया है। और इसीलिए बंडूरा को प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी भी कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं ऑप्शन ए क्षैतिज अंतरण, ऑप्शन बी ऊर्ध्व अंतरण, ऑप्शन सी द्विपार्श्विक अंतरण या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी द्विपार्श्विक अंतरण। तो जब मानव शरीर एक भाग में दिए गए प्रशिक्षण को अपने दूसरे भाग से भी करने लगता है तो उसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। आइए इसे जान लेते हैं। जैसे कि द्विपार्श्विक अंतरण, जिसे वार शिक्षा मानव शरीर के 2 समान पार्श्वीय भाग होते हैं, जैसे दायां भाग और बायां भाग। तो जब शरीर के बाएं अंग से सीखे गए कौशल का अंतरण स्वतः ही दाएं अंग के सीखने पर, या दाएं अंग से सीखे गए कौशल का अंतरण स्वतः ही बाएं अंग में होता है, तो इसे क्या कहेंगे, द्विपार्श्वीय अंतरण कहेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए माध्यमान, ऑप्शन बी बहुलक, ऑप्शन सी मध्यांक या ऑप्शन डी मानक विचलन। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी बहुलक। तो जब जो चीज़ें प्राप्तांक में सबसे ज़्यादा बार दिया होता है तो उसे बहुलक बोलेंगे। आइए इसको भी जान लेते हैं। जैसे कि बहुलांक
या बहुलक, जो कि सांख्यिकी की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का एक भाग होता है, जिसमें माध्य, माध्यमिका व बहुलक आता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में माध्य आएगा, माध्यमिका आएगी और बहुलक आएगा। और यहाँ पे बात की जा रही है बहुलक की, तो प्राप्तांकों में जिस प्राप्तांक की आवर्ती सबसे अधिक बार होती है वही बहुलक कहलाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक या ऑप्शन डी कोहलर। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आइए जानते हैं क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत क्या होता है। जैसे कि स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया और यह इन्होंने चूहे पर प्रयोग कर सीखने के सिद्धांत को दिया। इसी प्रकार पावलोव का क्लासिको अनुबंध सिद्धांत, जो कि कुत्ते पर उन्होंने प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक का प्रास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जो कि बिल्ली पर प्रयोग किया, और कोहलर का सूच का सिद्धांत, जो कि उसने बंदर पर प्रयोग किया था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए यौन विकास, ऑप्शन बी भाषा विकास, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास या ऑप्शन डी सामाजिक विकास। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक विकास के लिए जीन पियाजे जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था? ऑप्शन ए स्टर्न ने, ऑप्शन बी विनय साइमन ने, ऑप्शन सी टर्मन ने या ऑप्शन डी सिरिल बर्ट ने। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, विनय साइमन ने मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। आइए जानते हैं मानसिक आयु क्या होती है। जैसे कि मानसिक आयु एक दूसरे तरह की आयु होती है जिसका प्रयोग बुद्धि मापने में मनोवैज्ञानिक ने अधिक किया है। इस संप्रति का प्रयोग विनय तथा साइमन ने किया और तथ्यात्मक या वास्तविक आयु से तात्पर्य व्यक्ति जन्म से लेकर आज तक की आयु होता है। तो जो मानसिक आयु होती है ये बुद्धि को मापने वाली आयु होती है, ठीक है, और जो वास्तविक आयु होती है ये व्यक्ति की जन्म से लेकर आज तक की जो वर्तमान आयु होती है वो वास्तविक आयु कही जाती है। तो मानसिक आयु मतलब उसकी बुद्धि लब्धि होती है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ऑप्शन ए तनाव का नियम, ऑप्शन बी तत्परता का नियम, ऑप्शन सी प्रभाव का नियम या ऑप्शन डी अभ्यास का नियम। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, तनाव का नियम, जो कि सीखने का नियम नहीं है, जबकि तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम ये तीनों ही सीखने के नियम है जो कि थॉर्नडाइक ने दिए। आइए इसको विस्तृत रूप से जानते हैं। जैसे कि थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करता है, अतः संबंध स्थापित करने का कार्य कौन करता है? मस्तिष्क करता है। तो मस्तिष्क जो है वो संबंध स्थापित करने का कार्य करता है और जब संबंध स्थापित हो जाते हैं तो उसे सीखना कहते हैं, ये थॉर्नडाइक ने कहा है। और थॉर्नडाइक के अनुसार 3 नियम होते हैं सीखने के। एक होता है तत्परता का नियम। इस नियम का अर्थ होता है कि जब सीखने वाला सीखने के लिए तत्पर या तैयार है तभी वो सीख सकता है, अन्यथा नहीं। तो ये बताया इन्होंने तत्परता के नियम में। उसके बाद दूसरा है अभ्यास का नियम। इस नियम के 2 अंग होते हैं, पहला उपयोग का नियम होता है, दूसरा अनुपयोग का नियम होता है। जो उपयोग का नियम होता है इसमें यह बताया गया है कि जिस कार्य का अभ्यास बार बार किया जाता है वह सरलता से या जल्दी से सीख जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में, जैसे कोई भी कविता बार बार याद की जाती है, बार बार उसे दोहराया जाता है तो वो सीख जाता है। या फिर मान लें जैसे एक साइकिल चलाना सीखने के लिए बालक कई बार प्रयत्न करता है, फिर वो गिरता है, फिर चोट भी खाता है, लेकिन अभ्यास करते करते वो साइकिल चलाना सीख जाता है। तो ये क्या हुआ? ये उपयोग के नियम के अंतर्गत आएगा। और अनुपयोग का नियम, यह नियम उपयोग नियम का जो होता है वो उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सीखे हुए कार्य का अगर उपयोग या अभ्यास ना किया जाए तो इंसान इसे भूल जाता है, ये व्यक्ति इसे भूल जाएगा। जैसे
कैसे कैसे उदाहरण के रूप में ले लीजिए, जो गाना गाने वाले लोग होते हैं, अगर वो अपना अभ्यास छोड़ देते हैं तो वो अच्छा नहीं गा सकते हैं। या खिलाड़ी बहुत दिन तक खेल के मैदान में अगर खेलता नहीं है या प्रैक्टिस नहीं करता है तो वो बहुत अच्छे से उसे नहीं कर पाता है। तो ये अनुपयोग के नियम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और तीसरा जो दिया थॉर्नडाइक ने नियम, परिणाम या प्रभाव का नियम, तो इसे जो है संतोष या असंतोष का भी नियम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस काम को करने से हमें संतोष या सुख मिलता है, हम उसे क्या करते हैं, बार बार करते हैं, ठीक है। और इससे हमें या इसे ये भी कह सकते हैं, प्रभाव के नियम का मतलब पुरस्कार या दंड से है। तो जिसमें हमें पुरस्कार मिलेगा वो कार्य हम बार बार करेंगे, और जिसमें दंड मिलेगा उसे हम नहीं करेंगे। तो इसे ही कहेंगे प्रभाव का नियम। तो जिसका प्रभाव अच्छा होगा वो काम हम हर बार करना चाहेंगे, और जिसमें हमें नकारात्मक प्रभाव मिलेगा उस कार्य को हम नहीं करेंगे। तो ये थे इनके 3 नियम थॉर्नडाइक के। आई होप समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। ऑप्शन ए कुत्ते पर, ऑप्शन बी बिल्ली पर, ऑप्शन सी बंदर पर, या ऑप्शन डी चूहे पर। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए कुत्ते पर। तो जो इनका संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत था पावलोव का, ये इन्होंने जो प्रयोग किया था वो कुत्ते पर किया था। और आइए जानते हैं पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के बारे में। जैसे पावलोव द्वारा अधिगम के क्लासिकी अनुबंध का प्रतिपादन किया, इसे अनुबंध या संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, और इस सिद्धांत में इन्होंने बताया है कि आंतरिक या बाह्य प्रेरणा के फलस्वरूप उत्तेजक या अनुक्रिया संबंध हो जाती है, और इस उत्तेजना और प्रतिक्रिया का संबंध होना ही सीखना है। जैसे इन्होंने क्या किया, कुत्ते को प्रतिदिन एक निश्चित समय पर भोजन देना शुरू किया, लेकिन भोजन देने से पहले उसने क्या किया, घंटी बजाई, घंटी एक लगा दी कि घंटी बजाने के फलस्वरूप ही वो उसे भोजन देता था। तो जब कुत्ता भोजन देखता है तो उसकी लार टपकने लगती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जब वो भोजन देते थे तो उससे पहले घंटी बजाते थे, तब उसे भोजन देते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने ऐसा किया कि घंटी बजाई लेकिन भोजन नहीं दिया, तब भी उस कुत्ते ने लार टपकाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, तो यहाँ पर जो होगा घंटी बजाना जो है वो कृत्रिम उत्तेजक, और लार टपकाना मतलब उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया के बीच क्या हुआ, संबंध स्थापित हो गया। तो इस प्रकार जो वो उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया का संबंध उत्तेजना के प्रति हुआ, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि सीखना जो है एक प्रकार की प्रतिक्रिया के आधार पे होता है, या सीखना एक प्रकार से उद्दीपक और प्रतिक्रिया का संबंध होता है। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए कोहलर ने, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन सी पावलोव ने, या ऑप्शन डी वुडवर्थ ने। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए कोहलर ने सूज द्वारा सीखने का सिद्धांत प्रतिपादित किया। आइए जानते हैं सूज के सिद्धांत को। सूज द्वारा सीखने का सिद्धांत, जिसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहा जाता है, इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम किसी अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं, वस्तुतः अचानक सीखी या आई हुई सूझ होती है। इनका मानना था कि जो अधिगम या सीखना जो होता है वो अभ्यास के द्वारा सीखना नहीं होता है, अचानक कोई सूझ आती है जिसके अनुसार व्यक्ति सीख जाता है किसी भी चीज़ को। इन्होंने अपना प्रयोग बंदर पर किया था, ठीक है। तो इन्होंने बंदर का प्रयोग ऐसे किया, इसको बता देते हैं कि जैसे कि एक कोई पिंजड़ा था, उसमें क्या किया, इन्होंने 2 छड़ी रख दी और उसके बाहर उन्होंने केला रख दिया और बंदर को उस पिंजड़े के अंदर बंद कर दिया। तो बंदर ने क्या किया, एक छड़ी से उस केले को पाने की कोशिश किया, लेकिन वो नहीं पा सका जब उसे भूख लगी, ठीक है। तो वो उस दोनों छड़ी से खेलने लगा। फिर अचानक से दोनों छड़ियाँ क्या हुई, आपस में जुड़ गईं, और जब जुड़ गईं, बड़ी हो गई, तो फिर उसने कोशिश किया और उस केले को पा लिया, ठीक है। तो ऐसे ही उन्होंने नेक्स्ट डे किया कि उसको बंदर को उस पिंजड़े में बंद किया और दोनों छड़ियाँ अलग अलग रख दिया उसी पिंजड़े के अंदर और बाहर केला रख दिया। तो उसको जब भूख लगी तो उसने तुरंत ही, उस समय कोई भी प्रयास नहीं किया, तुरंत उन छड़ी को जोड़ करके और केले को अपने पास कर लिया। तो ये हुआ कि उसने खेलते खेलते अचानक ही
छड़ियाँ आपस में जुड़ी, उसको एक तरह से सीख गया वो कि इस तरह से छड़ी जुड़ी है। दूसरे दिन उसको बिना कोई दिमाग लगाए, बिना किसी तरह उसने उसे सीख लिया था और केले को अपने पास कर लिया। तो ये हुआ अचानक आई सूझ। ये इन्होंने अपने जो इन्होंने सिद्धांत दिया या जो इन्होंने प्रयोग किया था उसके आधार पे इन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया। और जो इनका कोहलर का सिद्धांत था, इसके अनुसार किसी कार्य को सीखने की क्रिया इन्होंने बताया 2 स्तर पे होती है। पहला प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक स्तर पे सीखना होता है, दूसरा इन्होंने बताया प्रत्यात्मक स्तर पर सीखना होता है। तो जो इनका प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक स्तर पर सीखना होता है, इसमें जो होता है बताया कि प्राणी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से संपूर्ण परिस्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर प्रतिक्रिया करता है और तब वो सीखता है। ठीक है, जैसे कि किसी समस्यापूर्ण स्थिति का समग्र रूप से प्रत्यक्षीकरण करना और अपनी सूझ से समस्या को हल करके शीघ्र उसका हल निकाल लेना। ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक स्तर, मतलब कोई समस्या आई, उसको प्रत्यक्ष रूप पे हमने देखी उस समस्या को और किसी सूझ के द्वारा किसी हल से उसे हल निकाल लिया उसका कि ये समस्या कैसे हल होगी। तो ये हुआ प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक स्तर पर सीखना। दूसरा प्रत्यात्मक स्तर पर सीखने की क्रिया में मस्तिष्क तब सहायता करता है जब किसी के सामने कोई जटिल परिस्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो उस समय वो क्या करता है, अपनी बुद्धि का सहारा लेना उसके पड़ता है। ठीक है, और जैसे कि वो कोहलर की जो जैसे कि कोहलर का जो बंदर का सिद्धांत अभी हमने आपको पहले बताया, तो ये जो आएगा ये प्रत्यात्मक स्तर पर सीखने के अंतर्गत आएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्य को आरंभ करने या जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए संवेदना, ऑप्शन बी प्रेरणा, ऑप्शन सी सीखना या ऑप्शन डी प्रत्यक्षीकरण। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी प्रेरणा। प्रेरणा मतलब होगा कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की जो प्रक्रिया होगी वो प्रेरणा कहलाएगी। और ये जो परिभाषा है ये गुडे ने दिया था और गुडे के अनुसार ही कहा गया कि अभिप्रेरणा या प्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने या नियमित करने की प्रक्रिया है। अब जानते हैं प्रेरणा क्या होता है। हम किसी भी उत्तेजना को प्रेरणा कह सकते हैं। कोई भी जब उत्तेजना होती है तो वही प्रेरणा होगी जिसके कारण कोई व्यक्ति किसी प्रतिक्रिया या व्यवहार को करता है। तो जब हमारे अंदर उत्तेजना आएगी तो हम उससे प्रतिक्रिया जो भी देंगे या जो भी व्यवहार करेंगे उसी उत्तेजना के कारण करेंगे, तो इसे प्रेरणा कहेंगे। ठीक है, और प्रेरक क्या होता है, तो मानव व्यवहार के मूल में प्रेरक पहले से ही विद्यमान रहता है जिससे प्रेरित होकर व्यक्ति कोई कार्य करता है और उसे प्रेरणा बोलेंगे। ठीक है, अतः प्रेरणा एक मानसिक स्थिति होती है और प्रेरक व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो प्रेरक क्या होगा, जो व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेगा, और प्रेरणा क्या होगा, जो व्यवहार किया गया होगा उससे जो प्रेरणा मिली होगी वो प्रेरणा होगी। तो एक मानसिक स्थिति होती है प्रेरणा। और अगर इसको जैसे उदाहरण के रूप में समझिए कि जब हमें भूख लगती है, ठीक है, तो क्या होता है, जब खाना नहीं मिलता है तो हमारे अंदर तनाव उत्पन्न होता है और हम क्या करते हैं, खाने को बनाने लगते हैं, खाना बनाने लगते हैं, तो खाने को लेने जाते हैं और अपनी भूख मिटा लेते हैं। तो इस उदाहरण से ये होता है जैसे कि भूख की जो स्थिति या अवस्था होती है वो क्या होगी, प्रेरणा होगी। और भूख की स्थिति किस कारण उत्पन्न होती है, तो वो क्या होगा, प्रेरक होगा। ठीक है, तो क्योंकि हमें खाना नहीं मिला है तो वो प्रेरक होगा। और जब भूख की जो अवस्था होगी कि हमें बहुत भूख लग रही है, तनाव उत्पन्न हो रहा है, तो ये अवस्था जो होगी ये प्रेरणा कही जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ अगर आपको हमारे द्वारा लाए हुए क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।